अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईटी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल, पेशे से गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। इन क्लासेस के ज़रिए आपको सिखाता हूँ इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना है आपके एग्ज़ाम की, बैंकिंग और एसएससी के। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, अ स्कीम बिफोर इट्स लॉन्च। हिंदू का एडिटोरियल है, बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। मैं हर सेंटेंस को ट्रांसलेट भी करूँगा और उसकी ग्रामर, उसकी वोकैब और उसकी स्ट्रक्चर्स को आपको अलग से फोकस दिलवाऊंगा। आज आप जो भी सीखोगे, एक छोटा सा क्विज मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको 2 सेंटेंसेस मिले हुए हैं और 5 एरर्स हैं। तो पहले आप सारा सीख लो और फिर 5 एरर्स को पकड़ने की कोशिश करो। शुरू करें क्लास को? चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। अ स्कीम बिफोर इट्स टाइम। कह रहा एक स्कीम आ गई है अपने वक्त से पहले, बहुत ही एडवांस स्कीम है। आज से 20 साल बाद इसकी ज़रूरत होने वाली थी, लेकिन सरकार ने स्कीम को ला करके लॉन्च करके वक्त से पहले ही एक्शन को ले लिया है। बात किसकी हो रही है? बात कर रहा है ऑन डिजिटल हेल्थ मिशन की। डिजिटल हेल्थ मिशन नाम की स्कीम की बात कर रहा है, जो कि आज से 20-30 साल बाद इंडिया में आनी चाहिए थी, लेकिन सरकार अपनी बहुत चुस्ती दिखा करके इस स्कीम को आज ही लाने की कोशिश कर रही है। अब देखो डिटेल में देखेंगे क्या कहना चाह रहा है, क्या है स्कीम के बारे में। कह रहा है अ डिजिटल हेल्थ मिशन नीड्स टू गेट ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोसिस्टम राइट। कह रहा है डिजिटल हेल्थ मिशन जो है ना, ये जो स्कीम का नाम है जो आप लॉन्च करने वाले हो, इसको ज़रूरत है गेट करने की। गेट का मतलब होता है कोज करना, ये पॉजिटिव वर्ब है, किसी से कोई काम करवाने की बात करती है। कह रहा है डिजिटल हेल्थ मिशन को ज़रूरत है कि वो करवाए, और क्या करवाए? सारे जो फंडामेंटल्स हैं, सारे जो बेसिक्स हैं हमारे इकोसिस्टम के, पर्यावरण के, उनको सही। तो हेल्थ के सिस्टम के सारे बेसिक्स को पहले सही करना है। पहले डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट करो, हॉस्पिटल्स को खोलो, फिर जाकर के इस स्कीम को जब आप लॉन्च करोगे इसका आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। ये काम पहले होना ज़रूरी है। समझ गए? डिजिटल हेल्थ मिशन आपका सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, नीड्स इसकी वर्ब है पिंक कलर में। पूरा आर्टिकल इसी तरीके से ग्रीन और पिंक कलर में मार्क्ड है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो। गेट एक पॉजिटिव वर्ब होती है, बहुत बार कर चुके हैं। गेट समवन समथिंग पैसिव के अंदर। आज मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पॉजिटिव पे तो अलग से एक पूरा चैप्टर हम कर ही चुके हैं बेसिक्स में, है ना। तो फटाफट आप रिवाइज कर लो गेट वर्ब को पॉजिटिव में, पैसिव में कैसे यूज़ करना होता है। किसी से भी कोई काम करवाओ ना और वो काम उस बंदे के ऊपर ही हो, तब आप गेट नाम की वर्ब को यूज़ करेंगे। दे गॉट हिम किल्ड, उन्होंने उसे मरवा दिया। दे मतलब वो कई सारे लोग हैं, दे प्लूरल है, और हिम मतलब कोई आदमी है, तो उन्होंने उसे मरवा दिया। देखो ये किलिंग का काम इस आदमी के ऊपर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव को यूज़ किया गया है। जनरली ये एडजेक्टिव होता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है ना। दे गॉट हिम किल्ड, उन्होंने उसे मरवा दिया। वी नीड टू गेट इट डन, हमें ज़रूरत है कि हम गेट इट डन करें, इस काम को डन करवाएं, इस काम को पूरा करवाएं। तो कैसे भी करवाएं, किसी की भी हेल्प लें, लेकिन वी नीड टू गेट इट डन, हमें ज़रूरत है कि इस काम को गेट इट डन करवाएं, पूरा करवाएं। याद रखें जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव लगा रहे हो गेट के बाद, तो समझ लेना जो नाउन प्रोनाउन रखा है उसी के ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पे हिम को किल करवाया गया, यहाँ पे इट को डन करवाया गया। और वैसे ही स्कीम में भी ऐसा लिखा हुआ है, मेक श्योर टू गेट एवरीथिंग राइट। इस चीज़ को पक्का करना कि हर चीज़ आप राइट से जो है गेट करवाओ, हर चीज़ जो है सही सलीके से हो, तरीके से हो। राइट नाम का एडजेक्टिव इस एवरीथिंग पे काम कर रहा है। यहाँ भी इसने ये किया है सेंटेंस के अंदर कि सारा इकोसिस्टम और फंडामेंटल्स गेट राइट करना है, इन सबको सही बनाना है, सबको करेक्ट बनाना है। समझ गए ना? तो गेट वर्ब ऐसे काम करती है, अपने इस नाउन या प्रोनाउन के ऊपर एडजेक्टिव लगा के काम करवाती है ना। चलो अब एक काम करते हैं, सारी मैं आपको वोकैबुलरी दिखा देता हूँ कैसी कैसी लिखी हुई है इस आर्टिकल में, ताकि फिर आर्टिकल पढ़ते हुए स्मूथली आप पढ़ पाओ। उससे पहले ऐड करूँगा, आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मॉक टेस्ट आपके एग्जाम प्रिपरेशन का जरूरी हिस्सा है। और मॉक टेस्ट की दुनिया में टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। आपको यहाँ पे हर एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे, ढेरों की संख्या में, हजारों की तादाद में। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, पीओ, क्लरिकल, हर एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। अब ये सारे के सारे 26,000 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज में, 299 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 499 में 3 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन याद रखें कूपन कोड को यूज़ करें YT10, जैसे ही लगाओगे 299 वाला 270 में, 499 वाला 450 में आपको मिल जाएगा। एक और चीज़, 1 अक्टूबर से टेक्स्ट बुक अपने पासिस के प्राइसेस को बढ़ा रहा है।
499 वाला 699 में, 299 वाला 399 में। अभी 1 अक्टूबर से पहले आप जो है रिड्यूस्ड रेट्स पे अपने पास को परचेज कर सकते हैं। कोड लगा लेना YT10 यूज़ कर लेना। ये अपनी वोकैबुलरी शीट है, सारे पुराने नए वर्ड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें रोज़ मैं इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है। चलो, ये वर्ड है सेलिएंट, पुराना वर्ड है। प्रोग्नोसिस, ये भी पुराना वर्ड है। फॉर्मिडेबल, ये भी पुराना वर्ड है। तो 3 तो पुराने वर्ड्स आए हैं और 3 नए वर्ड्स आए हैं, इनसरमाउंटेबल, सोफिस्टिकेटेड और इलस्ट्रेट। पहले पुराने वाले देख लें। सेलिएंट का मतलब होता है वो चीज़ जो बड़ी नोटिसेबल या इंपॉर्टेंट हो। किसी भी चीज़ का अभिन्न हिस्सा, किसी भी चीज़ का सबसे रिमार्केबल हिस्सा, नोटिसेबल हिस्सा कहलाता है सेलिएंट। द बुक रिप्रेजेंट्स सेलिएंट फैक्ट्स ऑफ द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। बुक रिप्रेजेंट करती है या प्रेजेंट करती है नोटिसेबल या रिमार्केबल फैक्ट्स को भारत की स्वतंत्रता संग्राम के, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के। तो हर फैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन नोटिसेबल रिमार्केबल फैक्ट्स आपको मिलेंगे। नेहरू से रिलेटेड, गांधी से रिलेटेड, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह से रिलेटेड फैक्ट्स आपको मिलेंगे। समझ गए। अब इसके सिनोनिम्स है रिमार्केबल, नोटिसेबल, कॉन्स्पिक्यूअस, है ना। सेलियंस इसकी नाउन फॉर्म है। आज आप इस सेलियंट नाम के वर्ड को इस आर्टिकल में देखोगे, याद रखना, रिमार्केबल या नोटिसेबल। चलो आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, प्रोग्नोसिस। ये बना है प्री प्लस में डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच करना, किसी चीज़ का टेस्ट करना। आपको लगा आपको शुगर है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका एक टेस्ट किया। द डॉक्टर इज ट्राइंग टू डायग्नोज वेदर और नॉट यू हैव डायबिटीज़, है ना, कोशिश कर रहा है वो टेस्ट करने की। अब देखो, डायग्नोसिस के आगे प्री लगा के आपने बना दिया प्रोग्नोसिस। इसका मतलब क्या है? बीमारी होने से पहले ही, समस्या के आने से पहले ही डायग्नोज करना, मतलब समस्या को प्रिडिक्ट करना। समझ गए ना, पहले से ही किसी चीज़ का अंदाजा लगाना प्रोग्नोसिस कहलाता है। द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस फॉर द इकोनॉमी इज रादर ब्लीक। जो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस है, जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है हमारी इकोनॉमी के लिए, वो कुछ हद तक ब्लीक है, कुछ हद तक उदासी भरी है, कुछ हद तक पेसिमिस्टिक है। समझ गए। अब प्रोग्नोसिस वर्ड नहीं आएगा, वर्ड तो आज डायग्नोसिस ही आने वाला है, लेकिन दोनों ही वर्ड्स मैंने आपको रिपीट करवा दिए हैं, है ना। आप इस आर्टिकल में डायग्नोसिस वर्ड को आज देखने वाले हो। अगला वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो इतनी मुश्किल हो कि आप उसके नाम से ही डर जाओ। कोई चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हो, इंप्रेसिव हो कि आपको उसके नाम से ही डिफिकल्टी या फियर फील हो। 3 people lost their lives while accomplishing the formidable task of scaling this mountain। 3 आदमियों ने जिंदगियां खो दी अपनी अकॉम्प्लिश करते हुए, इस डराने वाले टास्क को पूरा करते हुए, जो था इस पहाड़ पे चढ़ने का, स्केल करने का, माउंटेन को। अब देखो, फॉर्मिडेबल वर्ड आज के आर्टिकल में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको रिपीट करवाया है। इससे मिलता जुलता एक वर्ड आया आज के आर्टिकल में, इनसरमाउंटेबल। ये फॉर्मिडेबल का भी बड़ा भाई है। फॉर्मिडेबल मतलब जो डरा दे, लेकिन कर तो आप सकते ही हो, भले मुश्किल हो। इनसरमाउंटेबल ऐसी चीज़ है तो देखने में लगे कि हो ही नहीं पाएगी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अकॉम्प्लिश। सरमाउंट करने का मतलब होता है पहाड़ की चोटी पे चढ़ना। इनसरमाउंटेबल वो पहाड़ है जिसकी चोटी पे आप चढ़ ही नहीं सकते हो। अब इस पर एक सेंटेंस बना देता हूँ। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इनसरमाउंटेबल इफ़ यू पोजेस द डिज़ायर एंड डेडिकेशन। इस दुनिया में कुछ भी इनसरमाउंटेबल, इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपके मन में डिज़ायर और डेडिकेशन है। सच बात है बिल्कुल। चलिए, इनसरमाउंटेबल वर्ड आज आप इस आर्टिकल में देखोगे, है ना। इम्पॉसिबल बोलते हैं इसको। एक और नया वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। आपने बहुत बार सुना होगा। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है रिफाइंड और एडवांस्ड, जो थोड़ा सा बेहतर हो, है ना, एडवांस्ड हो। स्कैमर्स नाउअडेज आर यूजिंग सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी टू चीट इन देयर एग्जामिनेशन। कह रहे हैं स्कैमर्स जो हैं आजकल, जो स्कैम करने वाले लोग हैं, यूज़ कर रहे हैं सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने एग्जाम्स के अंदर चीट करने के लिए, नकल करने के लिए। समझ गए ना। अभी वो आपने पढ़ा होगा पेपर में, वो रीट का एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में, तो ब्लूटूथ वाला शूज़ पहन के आया था कोई, है ना। 6 लाख रुपए का शूज़ था वो, एक मतलब एक पाम में ब्लूटूथ होगा, शू के अंदर ही फिक्स था। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि जूते में भी ब्लूटूथ लगा करके एग्ज़ाम देने जाते हैं। इसको एडवांस्ड और डॉक्टर डब भी बोलते हैं सोफिस्टिकेट को। सोफिस्टिकेट नाम की वर्ब से बना है सोफिस्टिकेटेड नाम का एडजेक्टिव। लास्ट वर्ड है अपना इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट वर्ड बना है इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल। अगर आप इलस्ट्रेट कर रहे हो ना, तो आप एक वर्ब कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, किसी चीज़ की डिपिक्शन दे रहे हो। मैंने आपको कुछ बोला, फिर उसका एग्जाम्पल दिया, तो मैं उस अपनी बात को इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, अपनी बात को डिपिक्ट कर रहा हूँ। समझ गए। अ बिजनेसमैन्स बैंक स्टेटमेंट्स इलस्ट्रेट हिज सक्सेस। एक बिजनेसमैन की जो बैंक स्टेटमेंट है वो इलस्ट्रेट करती हैं, दिखाती हैं, एग्जाम्पल देती हैं उसकी कामयाबी का। तो किसी बिजनेसमैन को देखना हो ना वो कितना कामयाब है, तो उसकी बैंक की स्टेटमेंट निकलवा लो, आपको समझ में आ जाएगा कितना कामयाब है। इसको इल्यूसिडेट भी बोलते हैं।
इलस्ट्रेटिव इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है, इलस्ट्रेटिवली इसकी एडवर्ब फॉर्म है। इलस्ट्रेटिवली को आज आप देखोगे, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल। इलस्ट्रेटिवली का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल। यही वर्ड्स हैं, बार बार इनको रिवाइज करो, वीकली रिवीजन करोगे तभी याद आपको रहेंगे। अब एक समरी मैं दे दूं किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखो अपना आधार कार्ड है ना, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपका आई स्कैन, आपका रेटिना स्कैन, आपके फिंगरप्रिंट्स, ऐसा ही सारा इंफॉर्मेशन रखने वाला एक डिजिटल आधार कार्ड हमारा बनने वाला है ना। सरकार इसको लाने वाली है। इसमें क्या होगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी रिलेटिंग टू योर हेल्थ। कौन सी बीमारी है आपको, क्या क्या बुरी आदतें हैं, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कौन सी दवा लेते हो, कौन से डॉक्टर से कंसल्टेशन किया था। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने सर्टिफिकेट साथ में लेके नहीं घूमने हैं और इलाज के वक्त आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री देख करके आपको अच्छे से अच्छी दवा जो है प्रिस्क्राइब करेगा। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, बहुत सारी कंट्रीज चला रही हैं ऑलरेडी वेस्टर्न जो है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन इंडिया में थोड़ी वक्त से पहले आ गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी तक हेल्थ का फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो मजबूत नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है, हॉस्पिटल्स ही नहीं है जो 130 करोड़ की आबादी को पूरा कर सके। तो कह रहा है पहले आप बेसिक फंडामेंटल्स को अच्छा बनाओ, फिर ये स्कीम आती हुई अच्छी लगेगी, इसका भरपूर अपने को फ़ायदा मिलेगा। तो ये काम होने में 20-30 साल लग सकते हैं, लेकिन अभी से कोशिश करोगे तो 5 से 7 साल में काम भी जो है पॉसिबल है करना। दूसरी चीज़ ये भी कह रहा है कि इसमें बहुत सारा डेटा होगा, डेटा को भी सेफगार्ड करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज इस डेटा का फ़ायदा भी उठा सकती हैं, हमें चूना भी लगा सकती हैं। समझ गए? स्कीम की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सबको कैसे कर रहा है? एनालाइज कर रहा है। तो आज की टोन भी होगी एनालिटिकल, एनालाइज करने वाली, स्कीम को अच्छे से खोल के समझाने वाली। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। अपनी ऐप अगर डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से कर लेना, योर इंग्लिश ट्यूटर, लिंक डाल रहा हूँ उसका गूगल प्ले स्टोर का। ऐप पे रजिस्टर करोगे आपको दिखेंगे क्वालिटी कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, स्क्रैच से कैसे ग्रामर को यूज़ करना लिखते हुए, है ना। इसकी प्रैक्टिस भी मिलेगी आपको। 60 से 100 घंटे का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अभी सभी कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे राइटिंग वाला जो है इस पे 200 रुपये का डिस्काउंट है, लर्न टू राइट कोड लगा करके। फिर आपको एसएससी बैंक से कोर्स भी मिल रहे हैं 50-50 रुपये में, इनका भी फ़ायदा उठा सकते हो। कोड लगाते रहना ताकि 10-10 रुपये डिस्काउंट आपको हर कोर्स पे मिलता रहे। चलिए, ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर डाल सकते हो, व्हाट्सअप करके आपको रिप्लाइज मिल जाएंगे। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ अनाउंस्ड National Digital Health Mission, the most salient aspect of which is that all citizens will have the option of voluntarily opting for a health ID, a 14-digit health identification number that will uniquely identify every citizen and will be a repository of their medical history. कह रहा है पीएम मोदी अनाउंस कर चुके हैं, हैज़ अनाउंस्ड। अच्छा भाई, क्या ऐलान किया इन्होंने? इन्होंने ऐलान किया है एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का। अच्छा भाई, इसमें क्या है? कह रहा है जिसका सबसे सेलिएंट एस्पेक्ट, सेलिएंट मतलब रिमार्केबल, इंपॉर्टेंट, देख चुके हो ना, नोटिसेबल। कह रहा है जिसका सबसे गौर फरमाने वाला जो एस्पेक्ट है, जो पहलू है, और ऑफ विच, कह रहा है जिसका, कह रहा है इस वो है, वो ये कि सभी के सभी सिटीजन्स के पास होगा एक ऑप्शन। अच्छा, किस चीज़ का भाई? अपनी मर्जी से चूज़ करने का, ऑप्ट फॉर करने का, अपनी मर्जी से वॉलंटरली। और किस चीज़ के लिए? एक हेल्थ आईडी के लिए। अच्छा, ये हेल्थ आईडी क्या है? ये 14 डिजिट का एक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा हर सिटीजन को, एवरी सिटीजन को, और जो कि विल भी होगा एक रिपोजिटरी, एक स्टोरेज उनकी मेडिकल हिस्ट्री की, उनकी स्वास्थ्य रिलेटेड हिस्ट्री का। समझ गए सेंटेंस को? तो मोदी हैज़ अनाउंस्ड, मोदी अनाउंस कर चुके हैं एक हेल्थ मिशन को, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सभी सिटीजन जो हैं चूज़ कर पाएंगे इस ऑप्शन को, जिसमें एक आईडी बनेगी, और वो आईडी जो कि पहचानेगी हर सिटीजन को, और जो कि स्टोरेज में रखेगी उस सिटीजन का मेडिकल हिस्ट्री। सिंपल सेंटेंस है, स्ट्रक्चर देख लेना। मोदी की वर्ब है हैज़ अनाउंस्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, एस्पेक्ट की वर्ब है इज, ऑल सिटीजन्स की वर्ब है विल हैव, दैट की वर्ब है विल यूनिकली आइडेंटिफाई, एंड विल बी, दो वर्ब्स हैं एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। दैट आया है हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर नाम के इस नाउन के लिए, वो वाला नंबर जो कि आइडेंटिफाई करेगा, और वो वाला नंबर जो कि विल भी होगा। रिपोजिटरी मतलब डिपॉजिटरी बोल दो, स्टोरेज बोल दो, रिजर्वर बोल दो, किसी भी चीज़ का भंडार कहलाता है रिपोजिटरी, ठीक है ना। सेलिएंट वर्ड आप देख चुके हो, वॉलंटरीली मतलब विलिंगनेसली, है ना, विलिंगली, अपनी इच्छा से। ऑप्ट फॉर करना होता है चूज़ करना, ऑप्ट के बाद में फॉर लगा देना, चूज़ के बाद मत लगा के आना। ऑप्ट फॉर ठीक है, लेकिन चूज़ फॉर ऐसा नहीं लिखा जाता, एक के आगे लगता है, एक के आगे फॉर नहीं लगता, ठीक है, ऑप्ट फॉर। चलो आगे बढ़े। कह रहा है
Illustratively, it will contain details of every test, every disease, the doctor visited, the medicines taken and the diagnosis. कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, इलस्ट्रेट देख चुके हो ना, किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना, इलूसिडेट करना, डिपिक्शन देना. इलिस्ट्रेटिवली मतलब एडवर्ब फॉर्म है एग्जाम्पल के तौर पे. कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये कंटेन करेगा, रखेगा डिटेल्स को, और किसकी, हर टेस्ट की, हर बीमारी की, हर डॉक्टर की जिसको आपने विजिट किया है, हर दवा जो आप लेते हो, और हर डायग्नोसिस की, हर जो भी आपने डायग्नोसिस करवाया है ना, जो भी बीमारी आपकी पकड़ में अभी तक आई है. समझ गए सेंटेंस को. इट की वर्ब है विल कंटेन, ये एडजेक्टिव है. डॉक्टर विजिटेड मतलब जिस डॉक्टर को विजिट किया गया है, ये भी एडजेक्टिव है. मेडिसिन टेकन मतलब जिस मेडिसिन को लिया गया है. डायग्नोसिस आपने देख लिया, टेस्ट, एग्जामिनेशन. जैसे प्रोग्नोसिस वर्ड अपन ने बनाया था ना, प्री डायग्नोसिस मतलब पहले से टेस्ट करना, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना. तो ये डायग्नोसिस वर्ड वही डायग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस वाला. अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार कर चुके हैं पर अच्छा एडवांस कॉन्सेप्ट है. 3 वर्ब्स हमारे पास इंग्लिश में, कंप्राइज, कंसिस्ट और कंटेन. तीनों का मतलब होता है अपने अंदर रखना. समझ गए ना. जैसे इस किताब जो है इसमें 100 पन्ने हैं, इस घर में है 10 कमरे हैं, इस क्लास में 20 स्टूडेंट है. समझ गए ना, कौन सी चीज़ किसके अंदर है, कौन सी चीज़ किससे मिलके बनी है. ये क्लास 20 स्टूडेंट से मिलके बनी है, ये घर 20 कमरों से मिलके बना है, ये किताब जो है 100 पन्नों से मिलके बनी है. तो ये तीनों किससे कौन सी चीज़ मिलके बनी है, कौन सी चीज़ के अंदर क्या है उसको बताते हैं. अब इनकी खासियत है. खासियत क्या है, कंटेन के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी, कंप्राइज के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी, कंसिस्ट के बाद में ऑफ लगेगा. कन्फ्यूजन क्या होती है, बहुत लोग कंप्राइज के बाद में भी ऑफ लगा के आते हैं. पहला काम तो ये नहीं करना. कुछ लोग कंसिस्ट के बाद में ऑफ नहीं लगाते हैं, तो ये तो कंसिस्ट ऑफ के साथ ही आता है. और कुछ लोग कंटेन के बाद में इन लगा के आते हैं, कई लोग ऑफ लगा देते हैं, कई इन लगा देते हैं. तो ये दोनों ही नहीं आता. कंटेन एक ट्रांजिटिव वर्ब है बिना प्रेपोजिशन के, अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेके. अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे. द जंगल कंटेन्स इन अ वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज. जंगल कंटेन इन करता है, जंगल अपने अंदर रखता है कई प्लांट स्पीसीज को, वैरायटी की है ना, कई वैरायटी की प्लांट स्पीसीज को, पौधों की प्रजातियों को. भाई कंटेन्स, कंटेन मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में इन नहीं आएगा, ना तो इन ना ऑफ. यहाँ पे इनको भी और ऑफ को भी जो भी लगा है निकाल दो. ठीक है. अब इसको देख लो. द जंगल कंप्राइजेज ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज. जंगल कंप्राइज ऑफ होता है कई सारी प्लांट स्पीसीज से, कई सारी प्लांट स्पीसीज से मिलके बना है. बात वही है, लेकिन कंप्राइज के बाद में भी प्रेपोजिशन नहीं आती, इसको निकाल दो. अब तीसरा देख लो. द जंगल कंसिस्ट अ वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज. कह रहा है जंगल कंसिस्ट करता है कई सारी प्लांट स्पीसीज को, मिलके बना है. कंप्राइज करता है, कंटेन करता है, एक ही बात है. कंसिस्ट के बाद में ऑफ आएगा तो यहाँ पे ऑफ लगा दो. समझ गए. तीनों सेंटेंस एक ही बात कर रहे हैं. आपको वर्ब सही पकड़नी है और उसके साथ में सही प्रेपोजिशन पकड़ना है. यहाँ पे लगेगा, इन दोनों के आगे नहीं लगेगा. अब देखो, इतना होता तो आप समझ जाते है ना, इतना तो कोई भी याद कर सकता है. अब इसमें एक थोड़ा सा कैच भी है. कैच ये है कि ये जो कंप्राइज है ना, कंप्राइज जब ये एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाए कंप्राइज्ड बन के, और इससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन हो. समझ गए. जब कंप्राइज एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाए और इससे पहले ये सब के सब लगे हों तो कंप्राइज के बाद में ऑफ आ जाता है. ठीक है, ऑफ आ जाता है. और जो ये कंटेन है ना, कंटेन जब ये इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में आ जाए कंटेन बन के, इसके बाद में इन आ जाता है. अब देखो कैसे. द जंगल कंप्राइज लिखा है ना यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इज और प्लस में लिख देता हूँ कंप्राइज्ड. ठीक है. द जंगल इज कंप्राइज्ड. अब यहाँ पे ऑफ आएगा. यहाँ पे कंप्राइज्ड एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है. अब ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव नहीं करेगी, एडजेक्टिव की तरह करेगी. समझ गए ना. तो जंगल इज कंप्राइज्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज. तो पहली कन्फ्यूजन तो ये. अब दूसरा देखो कंटेंट वाला, इसमें आपको पैसिव बनाना पड़ेगा. पैसिव बना करके काम होता है. तो ऐसे बनेगा अ वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज आर कंटेंट द जंगल. ठीक है. पैसिव बनाया मैंने और कुछ नहीं किया है, आर कंटेंट लिख दिया है. अब जैसे ही आपने देखा इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस में कंटेंट आ गया तो इसके बाद में इन लगा दोगे. तो अ वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज आर कंटेंड इन द जंगल. अब आ गया ना इन कंटेंट के बाद में. तो बस यही इसमें थोड़ा सा एडवांस्ड पार्ट है. ये बाद वाले भी आपको दो समझने पड़ेंगे. ये इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में एडजेक्टिव वाला चक्कर है. वर्ब फॉर्म में इनके आगे कुछ नहीं लगता, लेकिन इस फॉर्म में लगता है.
इतना ही कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, है ना, रिवीजन दे लेना इसको 2-3 बार, फिर आप ज़िंदगी में इस पर गलती नहीं करोगे। याद रखें, रेगुलर क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आया है, अगर आपने आज मिस किया है, फिर आप बोलते हो सर मुझे तो पता ही नहीं था कंप्राइज के बाद में ऐसा होता है, तो रोज़ क्लासेस लो ना, आधा घंटा निकालो, करोगे कोशिश अपने ऊपर काम, तभी हो पाएगा। कह रहा द पोर्टेबिलिटी दिस ऑफर्स implies a person will in theory never have to hold around their reports। अब कह रहे इसका फ़ायदा क्या है इस पूरे ऑफर का। कह रहे जो पोर्टेबिलिटी ये ऑफर करता है, पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की मूवेबलनेस। पोर्टेबल एसी सुना होगा आपने, पोर्टेबल कूलर सुना होगा, जिसको आप पोर्ट कर पाओ, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सको। कह रहा है जो पोर्टेबिलिटी आपको मिलेगी इस आईडी से, आपके हेल्थ सर्टिफिकेट आपके डिजिटल वॉलेट में होंगे। कह रहा है ये पोर्टेबिलिटी जो ये ऑफर करता है ना आईडी, ये इम्प्लाई करती है पोर्टेबिलिटी, ये इशारा करती है, पॉइंट करती है इस चीज़ की तरफ कि एक पर्सन जो है ना विल हैव टू इन थ्योरी नेवर, एक पर्सन को कागज़ों पे कम से कम इन थ्योरी कभी भी हैव टू नहीं करना पड़ेगा इस काम को, और वो है होल अराउंड करना, अपने साथ घसीटना, और किनको, अपनी रिपोर्ट्स को। तो कहीं भी जाना चले जाओ बिंदास, डॉक्टर को अपना आईडी दे दो, डॉक्टर अपने आप देख लेगा आपको क्या बीमारी थी, क्या रिपोर्ट थी। तो इन थ्योरी एक पर्सन को पोर्टेबिलिटी मिल जाएगी, कभी भी अपनी रिपोर्ट्स को अपने साथ में होल अराउंड या घसीटना नहीं पड़ेगा। समझ गए? पोर्टेबिलिटी की वर्ब है इम्प्लाइज, दिस की वर्ब है ऑफर्स, अ पर्सन की वर्ब है विल हैव टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये बताते हैं आपकी ऑब्लिगेशन को, मजबूरी को, है ना। इस आदमी को कोई मजबूरी नहीं होगी घसीटने की। होल अराउंड, मूव अराउंड, कैरी अराउंड, सबका मतलब होता है किसी चीज़ को घसीटना, अपने साथ ले जाना। होल का मतलब होता है कैरी करना, है ना। होल अराउंड मतलब अपने साथ में जहाँ जा रहे हो ले जाके घसीट करके ले जाना। बड़े आगे कह रहा है द डॉक्टर हु इज़ एग्जामिनिंग द रिपोर्ट द पेशेंट कैन गिव मोर वेल इन्फॉर्म्ड एडवाइस because it is possible that patients may not consider aspects of their medical history relevant to share with the doctor, or sometimes may forget about them but which may be valuable for a better diagnosis। अब एक और इसका एस्पेक्ट बता रहा है, कह रहे जो डॉक्टर जो कि एग्जामिन कर रहा है एक पेशेंट को, जो कि जांच कर रहा है एक पेशेंट की, कह रहे ये डॉक्टर है ना अब दे सकता है और ज़्यादा अच्छी एडवाइस को, वेल इन्फॉर्म्ड एडवाइस को। कह रहे क्योंकि ये पॉसिबल है कि पेशेंट जो है ना हो सकता है वो कंसीडर ना करे उस पहलू को उनकी मेडिकल हिस्ट्री के, जो रेलेवेंट है, जो अप्रोप्रिएट है शेयर करने के लिए डॉक्टर के साथ में। आपको लगता है यार इस बीमारी का इस डॉक्टर से क्या कनेक्शन है, मेरे को ये बीमारी है पर इस डॉक्टर को बताने का क्या मतलब, है ना। तो डॉक्टर को ना बताना आपको लगता है आप कंसीडर करोगे, आपको लगेगा कि ये कोई रेलिवेंस नहीं है इस बीमारी की। और करेक्ट कभी कभी समटाइम्स पेशेंट में फॉरगेट, भूल भी जाए उस बारे में, लेकिन जो कि दे सकती है एक वैल्यूबल, जो कि हो सकती है वैल्यूबल एक अच्छे डायग्नोसिस के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो कभी कभी पेशेंट भूल भी जाता है पुरानी किसी बीमारी को डॉक्टर को बताना, है ना। तो कह रहा है ये सब चीज़ें अब डॉक्टर को खुद ही पता लग जाएंगी, इससे डॉक्टर अच्छे से अच्छी आपको दवा देगा, अच्छे से अच्छा डायग्नोसिस करेगा और आपका ट्रीटमेंट करेगा। तो एक एस्पेक्ट इसका ये भी है। समझ गए? स्ट्रक्चर देख लेना सेंटेंस की। डॉक्टर की वर्ब है कैन गिव, हु की वर्ब है इज एग्जामिनिंग, डॉक्टर के लिए आया हु, है ना। इट की वर्ब है इज, पेशेंट्स की वर्ब है मे नॉट कंसिडर एंड मे फॉरगेट, मे नॉट कंसिडर और मे फॉरगेट। चलिए विच की वर्ब है मे बी। और इसमें कुछ देखने वाला है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा। एडवाइस नाम के इस नाउन को देख करके, एडवाइस नाम के इस नाउन को देख करके कौन सा ग्रामर रूल आपके दिमाग में क्लिक हुआ होना चाहिए? बहुत ही मतलब बहुत बार देखा होगा आपने इस क्वेश्चन को। एडवाइस, ब्रेड, पेपर, है ना, ये कौन से टाइप के नाउन्स हैं जिनको आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो इंग्लिश के अंदर? जिसको याद आए कमेंट्स में डालना, सबको आना चाहिए, बहुत बार कर चुके हैं 50 बार, ठीक है। जिसको ना आए वो कमेंट्स में पढ़ लेना। रेलेवेंट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, इसको पर्टिनेंट भी बोलते हैं, रेलेवेंट टू या पर्टिनेंट टू। कह रहा है दिस आईडी कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ पर्सन्स बेसिक डिटेल्स और मोबाइल नंबर और आधार नंबर, एंड देयर विल प्रिज्यूमेबली बी एन ऐप एक्टिंग एज ए कन्वीनियंट इंटरफेस। कह रहा है ये आईडी क्रिएट की जा सकती है यूज़ करके, इस्तेमाल में लेके किसी पर्सन की बेसिक डिटेल्स को और मोबाइल नंबर को और या फिर आधार नंबर को। और कह रहा है एक ऐप भी देयर कैन बी हो सकती है या देयर विल बी, है ना, एक ऐप भी होगी प्रिज्यूमेबली। प्रिज्यूमेबली का मतलब है एक रीजनेबल अजम्पशन के तौर पे। अजम्पशन मतलब किसी चीज़ के लिए आप जो है आइडिया लगाते हो ना, अंदाज़ा लगाते हो, वो कहलाता है आपका अजम्पशन। तो कह रहा है एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि एक ऐप भी होगी जो एक्ट करेगी एक कन्वीनियंट इंटरफेस का, एक सुविधाजनक बीच में जो है इंटरफेस का। इंटरफेस होता है दो चीज़ों के बीच में, समझ गए ना, दो चीज़ों के बीच का माध्यम बनना, इंटरफेस बनना। तो एक ऐप भी होगी, उस ऐप के अंदर आपको सब कुछ दिखेगा, आधार नंबर से रजिस्टर करोगे, पर्सनल बेसिक डिटेल आपकी डल जाएंगी और आईडी क्रिएट हो जाएगी।
आईडी की वर्ब है कैन बी क्रिएटेड, ऐप की वर्ब है विल बी। क्लोज शुरू हो रहा है देर से, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है विल बी और उसके बाद में सब्जेक्ट है एन ऐप। प्रिज्यूमेबली मतलब एज एन रीजनल एजम्पशन है ना, रीजनेबल जो आप सही तरीके से सोचते हो तो प्रिज्यूमेबली आप उस काम को करते हो। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपसे रोज़ शेयर कर रहा हूँ आजकल, वो चीज़ ये है कि अगर आप चैनल पे नए आते हो और आपको लगता है कि सर ये बहुत हाई फाई है, मैं इस सब चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बहुत एडवांस पढ़ाते हो, तो ये बिल्कुल भी एडवांस नहीं है। आपका बेसिक्स थोड़ा सा हिला हुआ है, कमज़ोर है, इसलिए आपको एडवांस लग रहा है। अपने बेसिक्स को 15 दिन में आप अच्छा कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल के होम पेज पे जाओ, ऊपर ही रखी हुई है प्लेलिस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, 40, 45, 50 वीडियोस हैं, 15 दिन में पूरी कर लो। इंग्लिश में एसएससी, बैंक्स और यूपीएससी के लिए आपका बेसिक्स बिल्कुल हो जाएगा रेडी। तो उसके बाद जब पढ़ोगे ना मज़ा भी आएगा और हर चीज़ को फील भी करोगे, ठीक है। कह रहा एज snazzy as all of this sounds, a digital health ID right now is really a solution looking for a problem। अब बता रहा है इसकी कमियां स्कीम में, अच्छा तो बता दिया, अब कमियां बता रहा है। कह रहा है जितना भी स्नैजी या स्टाइलिश ऑल ऑफ दिस साउंड करता है, कह रहा है चाहे कितना भी ये सारा का सारा स्टाइलिश साउंड करे, देखने में आपको लगे बड़ा ही स्टाइलिश है ना, ऐप आ जाएगी सब कुछ उसमें होगा। कह रहा है एक डिजिटल हेल्थ आईडी है ना राइट नाउ, आज के वक्त में वो वास्तव में एक ऐसा सोल्यूशन है जो एक प्रॉब्लम को लुक कर रहा है। इस आईडी को लाने के बाद में कई सारी नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, सोल्यूशन तो बाद में लाएगी, पहले प्रॉब्लम्स लेकर के आएगी। अब वो प्रॉब्लम्स बताएगा क्या है। ऑल की वर्ब है साउंड्स, आईडी की वर्ब है इज, स्नैजी मतलब स्टाइलिश। आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर इज नो क्लियर जस्टिफिकेशन दैट द immobility of medical records is an unsurmountable obstacle to the provision of affordable high quality healthcare in India। तो कह रहा है सबसे पहले इस आईडी को बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कह रहा कोई भी क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, और किस चीज़ पे, दैट इस चीज़ पे कि जो इमोबिलिटी है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना जाने की क्वालिटी है। मोबिलिटी मतलब पोर्टेबिलिटी, इमोबिलिटी मतलब किसी चीज़ को ले जाने में जो परेशानी होती है। कह रहा है मेडिकल रिकॉर्ड्स को जो इमोबिलिटी है वो एक इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल है, वो एक इम्पॉसिबल बाधा है। और किस में, इस प्रोविज़न में, इस कायदे में, इस कानून में जो है अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी हेल्थ केयर का इंडिया के अंदर। तो अगर आप कहते हो ना कि इंडिया में हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन जो है हेल्थ केयर क्यों नहीं है ना, सबको अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने को क्यों नहीं मिलता, तो कह रहे ये कोई जस्टिफिकेशन आज तक हमें मिला नहीं है कि हमारे रिकॉर्ड इमोबाइल हैं, हमारे मेडिकल रिकॉर्ड जो हैं ऑनलाइन नहीं है, इसकी वजह से नहीं मिल रहा। तो अगर आप हेल्थ आईडी लेकर के आ रहे हो और आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये काम हो जाएगा, तो खाली डिजिटल करने से ये काम नहीं होगा, हमें हॉस्पिटल्स भी बनाने पड़ेंगे। समझ गए ना। जस्टिफिकेशन की वर्ब है इज, जस्टिफिकेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। इमोबिलिटी की वर्ब है अगेन इज। ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, जिस भी चीज़ के लिए आप रुकावट बनते हैं टूल लगा के बताते हैं। समझ गए ना। माई इकोनॉमिक कंडीशन इज़ एन ऑब्स्टेकल टू क्वालिटी एजुकेशन। मेरी इकोनॉमिक कंडीशन जो है एक रुकावट है, बाधा है मेरी क्वालिटी एजुकेशन में। तो ऑब्स्टेकल टू है ना, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, तीनों के बाद में टू लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसरमाउंटेबल आप देख चुके हो, जो कि इम्पॉसिबल टू फिनिश हो। कह रहा द चैलेंज ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया एज डेकेड्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपीरियंस विद द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक हैव शोन कैन बी एक्सप्रेस्ड क्वाइट सिंपली। अब बता रहे क्या चैलेंज है हमारे देश में। कह रहा चुनौती जो है, चैलेंज जो है हेल्थ केयर का इंडिया में, जो भी चैलेंज है, कह रहा जैसा कि कई दशकों की रिसर्च ने, डेकेड्स की रिसर्च ने और एक्सपीरियंस ने जो कोरोना वायरस पैंडेमिक का है, नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक का दिखाया भी है, हैव शोन। कह रहा है ये जो चैलेंज है ना, जिसको इन दोनों ने दिखा भी दिया है, कह रहा है ये चैलेंज एक्सप्रेस किया जा सकता है पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से, क्वाइट सिंपली। अब वो चैलेंज आपको नेक्स्ट लाइन में बता देगा, ठीक है। सेंटेंस समझ गए ना। चैलेंज की वर्ब है कैन बी एक्सप्रेस्ड। चैलेंज को एज कंजंक्शन से जोड़ के इसने बताया, जैसा कि रिसर्च डेकेड्स की और एक्सपीरियंस कोरोना ने शो किया है। इन दोनों की वर्ब है हैव शोन। अब इस सेंटेंस में एक वर्ड आया छोटा सा, नोवल, बहुत 3-4 बार कर चुके हैं हम। 3 ये वर्ड्स हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, तीनों के मीनिंग अलग है लेकिन स्पेलिंग ऑलमोस्ट एक जैसी है, बोलने में भी एक जैसे होते हैं। पहला है नोवल, दूसरा है नोबल और तीसरा है नोबेल। ये नोबेल तो है प्राइस, ठीक है, प्राइस नहीं, प्राइस मतलब दाम, प्राइस मतलब पुरस्कार है ना, तो ये नोबेल प्राइस है। इसके आगे द भी लगेगा, द नोबेल प्राइस अल्फ्रेड नोबेल के नाम से चलता है। इसको तो आप अलग कर दो, नोबेल। अब ये नोबेल का मतलब होता है खानदानी, खानदानी इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ एलिवेटेड या हाई कैरेक्टर। हर वो चीज़ जो बड़ी रॉयल हो, खानदानी हो, अच्छे कैरेक्टर की हो, है ना, इंसान चाहे चीज़, उसको नोबल बोलते हैं।
तीसरा वर्ड है नॉवल। इसका मतलब होता है या तो एक किताब नाउन फॉर्म में, छोटी किताब होती है ना, नॉवल पढ़ते हैं अपने बुक, या फिर नॉवल का एडजेक्टिव फॉर्म में मतलब होता है न्यू एंड इनोवेटिव, जो आपने पहले कभी देखा नहीं है, नॉवल। अ नॉवल आइडिया मतलब नया आइडिया। नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक मतलब नए कोरोना वायरस से इंड्यूस जो पैंडेमिक है। ये कोरोना वायरस बिल्कुल नया है, 2019 में हमने पहली बार देखा है। नोवल कोरोना वायरस है, नया और इनोवेटिव है। तो ये नोवल मतलब नया, नोबल मतलब खानदानी, नोबेल मतलब प्राइस। तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। स्पेलिंग पे मत जाना, मतलब स्पेलिंग पे चले जाना, इनके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाना, एक जैसा ही है। चलो आगे बढ़ेंगे। देयर आर टू फ्यू हॉस्पिटल्स विद ट्रेन स्टाफ टू केटर टू ऑल इंडियंस। अब बता रहा है प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही सिंपली आप बता सकते हो। कह रहा है बहुत ही कम हॉस्पिटल्स हैं ट्रेन स्टाफ के साथ में जो केटर टू कर सकें, जो कि सुविधाएं दे सकें सारे इंडियंस को, सारे भारतीयों को। हमारी एक ही प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स की कमी है हमारे देश में। हॉस्पिटल्स 2 गुना 3 गुना करने पड़ेंगे। हॉस्पिटल्स की वर्ब है आर, देर से क्लोज शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट रखा हुआ है वर्ब के बाद में, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। केटर टू, सर्व टू, टेंड टू, सब बताते हैं किसी की सेवा करने को। कह रहा है बट एक्सपैंडिंग द हेल्थ केयर सिस्टम विल नॉट बी ईजी। कह रहा है लेकिन एक्सपेंड करना हेल्थ केयर सिस्टम को ईजी नहीं होगा। हॉस्पिटल्स को नया खोलना बड़ी तादाद में आसान काम नहीं होगा। एक्सपेंडिंग एक जीरेंड है, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, बड़ा करना, जीरेंड की वर्ब है, विल नॉट बी ईजी। कह रहा है इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड अ लार्ज रूरल वन एट दैट, द कॉस्ट ऑफ रिसर्चिंग, फाइंडिंग एंड बाइंग अप्रोप्रिएट ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट, competing systems of medicine and the very challenging nature of the health itself mean that the issues are manifold। तो कह रहा एक्सपेंड करना इजी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सारी बीमारियां हैं अपने देश में। अब बताइएगा कैसे कैसी। पहले तो है इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर। सेंटर कुछ और कहता है, स्टेट कुछ और कहती हैं। सेंटर की बात स्टेट को पसंद नहीं आती, स्टेट की बात सेंटर को नहीं पसंद आती। तो एक तो इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर है। दूसरा हमारी पॉपुलेशन का साइज 140 करोड़, और कह रहा है उसके भी एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है रूरल, गांवों वाला है, लार्ज रूरल वन एट दैट, है ना। इसका भी एट दैट मतलब इसका भी। तीसरी चीज़ जो कॉस्ट है, जो दाम है, जो कीमत है रिसर्च करने की, फाइंड करने की और बाय करने की सही दवाओं को, ट्रीटमेंट्स को, इतना सारा पैसा भी चाहिए, है ना, नई दवाओं को रिसर्च करने के लिए। और फिर कंपीटिंग सिस्टम है जो मेडिसिन के, यहाँ पे डॉक्टर चिल्ला रहा है वैक्सीन वैक्सीन, वहाँ पे लोग कह रहे हैं काढ़ा पियो, है ना। तो अपना काढ़े वाला सिस्टम अलग चल रहा है, आयुर्वेद वाला, यूनानी वाला, होम्योपैथी वाले अलग कह रहे हैं, कुछ अलग अलग सिस्टम को अलग अलग लोग फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट में जो चैलेंजिंग नेचर है, वेरी चैलेंजिंग नेचर, द वेरी का मतलब है वही खास, द वेरी मतलब वही खास। कह रहे वही खास जो चैलेंजिंग नेचर है, जो प्रभाव, जो व्यक्तित्व है ना, हेल्थ का अपने आप में। तो हेल्थ का नेचर भी अपने आप में चैलेंजिंग होता है। ऐसे नहीं है हेल्थ वाला काम जो है ना, आदमी बहुत जल्दी जो है, अगर आप सही से ट्रीटमेंट नहीं दोगे, गलत ट्रीटमेंट दोगे तो उसकी जान भी जा सकती है। कह रहे ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, संघवाद, बड़ी पॉपुलेशन, इतना सारा पैसा चाहिए, फिर लोग जो है आयुर्वेद यूनानी के चक्कर में भी पड़े हैं, कंपीटिंग सिस्टम है, सही दवा लेते नहीं हैं, फिर नेचर हेल्थ का वो अपने आप में चैलेंजिंग है। कह रहे ये सब चीज़ें जो है मीन करती हैं दैट वो ये कि जो इश्यूज़ हैं, जो बीमारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो मैनीफोल्ड हैं, वो कई गुना हैं। तो सीधे हॉस्पिटल खोलने से कुछ नहीं होगा, कई सारे सिस्टम्स को हमें सही करना पड़ेगा। थोड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन डिटेल में मैंने आपको बता दिया। ये हरे हरे आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, इन सभी सब्जेक्ट्स की वर्ब है मीन। चैलेंजिंग, यहाँ पे वेरी, द वेरी लगा है मतलब वही खास। इश्यूज़ की वर्ब है आर, मैनीफोल्ड मतलब कई गुना, हैविंग वेरियस आस्पेक्ट्स, जिस चीज़ के कई फेसेट हों, कई आस्पेक्ट हो, वो मैनीफोल्ड होती है। आगे कह रहा है द ग्रेवर प्रॉब्लम इज दैट द टेक्नोक्रेटिक सीन ऑफ डिजिटल हेल्थ आईडी hides a mammoth store of personal data, which in the absence of a privacy law and little public awareness and control over their data could be open to misuse। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है और भी ग्रेव, द ग्रेवर, ग्रेव, ग्रेवर, ग्रेवेस्ट, है ना, कंपैरेटिव डिग्री। कह रहा है और ज़्यादा सीरियस जो प्रॉब्लम है इस वो ये है कि ये जो टेक्नोक्रेटिक शीन है ना, देखिए शीन का मतलब होता है शाइन, आपकी ग्लो, आपका जो है समझ गए ना, चमक। और टेक्नोक्रेटिक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी को फेवर करने वाली। कह रहा और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी को एडवोकेट करने वाला जो शाइन है डिजिटल हेल्थ आईडी का, जिसमें हर तरफ आपको टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही है, कह रहा है ये ग्लो में छुप जाता है, या ये ग्लो शाइन हाइड करती है एक बड़े से जाइंट स्टोर को, मेमथ स्टोर को, जो है पर्सनल डेटा का। कह रहा है जो कि एक नामौजूदगी में, एब्सेंस में प्राइवेसी लॉ के और पब्लिक अवेयरनेस के, कह रहा और कंट्रोल के बिना उनके डेटा के,
कह रहा है जो कि हो सकता है ओपन टू मिसयूज़, सबके लिए ओपन हो सकता है मिसयूज़ के लिए। तो और बड़ी प्रॉब्लम ये है, सारा कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ सरकार के पास रहेगा, सरकार से अगर चोरी हो गया, पब्लिक का मिसयूज़ हो जाएगा डेटा, उसको पब्लिक को जो है उसका नुकसान जो है सहना पड़ेगा। प्रॉब्लम की वर्ब है इज़, शीन की वर्ब है हाइट्स, शीन मतलब ग्लो, विच की वर्ब है कुड बी, मैमथ मतलब बहुत बड़ा, जायंट, कोलोसल, जाइजेंटिक, है ना। टेक्नोक्रेटिक मतलब एडवोकेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोक्रेट दो तरह के मीनिंग रखता है वर्ड। एक ऐसा प्रोफेशनल जो एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए वो भी टेक्नोक्रेट कहलाता है। जैसे भूटान का पीएम है, भूटान का पीएम है, प्रेसिडेंट है, देख लेना, वो एक डॉक्टर है, तो वो सर्विंग डॉक्टर हैं, अभी वो बीच में सर्जरी भी करते हैं और भूटान को भी चला रहे हैं, वो एक टेक्नोक्रेट कहलाएंगे। एक प्रोफेशनल जब राजा या शासक बन के बैठ जाए वो टेक्नोक्रेट कहलाता है। और टेक्नोक्रेट का दूसरा मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी चीज़ जो टेक्नोलॉजी को एडवोकेट करे, जो टेक्नोलॉजी को फेवर करे। तो यहाँ पे दूसरा वाला मीनिंग यूज हुआ है, ये हेल्थ आईडी टेक्नोलॉजी के ऊपर बसी हुई है, उसको फेवर करने वाली है, टेक्नोक्रेटिक। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। कह देयर इज द डेंजर दैट एनी लार्ज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी could use sophisticated algorithms across the health and other databases to construct risk profiles for people and make access to affordable insurance difficult। अब बता रहा है डेटा को इंश्योरेंस कंपनियां कैसे मिसयूज़ करेंगी। कह रहा है ये भी डेंजर है, ये भी खतरा है कि कोई भी लार्ज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो यूज़ कर सकती है फ्यूचर में बड़ी ही एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स को, कंप्यूटर सिस्टम्स को, कोडिंग को, और कहाँ पे, हेल्थ में और अदर सेक्टर के डेटाबेस में। अच्छा क्यों? बनाने के लिए रिस्क प्रोफाइल को उन लोगों के लिए, फॉर पीपल, और मेक करने के लिए जो पहुँच है, जो एक्सेस है अफोर्डेबल इंश्योरेंस का, वो डिफ़िकल्ट। तो आपका हेल्थ डेटा और आपका इनकम का डेटा मैच करवा के देख लिया, आपकी एज क्यों, कौन सी बीमारी और कितना पैसा कमाते हो। तो जो इंश्योरेंस आपको 5,000 में मिलना था, अब कंपनी आपको कह रही है 45,000 में देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। तो अफोर्डेबल इंश्योरेंस को डिफ़िकल्ट बना देंगी ये कंपनियां, हेल्थ डेटा को अच्छे से रिसर्च करके मिसयूज़ करेंगी। तो ये डेंजर भी हमारे ऊपर बन रहा है, समझ गए ना। डेंजर की वर्ब है इज़, कंपनी की वर्ब है कुड यूज़, सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस्ड। अब ये दो चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, पहला तो करेंगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दूसरा मेक करने के लिए। तो टू कंस्ट्रक्ट और टू मेक, यहाँ पे टू हमने दूसरी बार नहीं लिखा है। अब आपसे एक सवाल है, एक्सेस के बाद में टू आया है, ये गलत है या सही है? एक्सेस के बाद में टू आया है, गलत है या सही है? चलो, यहाँ पे मेक है वर्ब, मेक है एक इन्फिनेटिव, इसका ऑब्जेक्ट है एक्सेस। जब ऑब्जेक्ट बन के आया है तो ये नाउन होगा, अगर ये नाउन होगा तो इसके बाद में टू आ जाएगा। एक्सेस के बाद में, ऑर्डर के बाद में हीड, इन्वेस्टिगेट, अटैक, है ना, इम्फेसिस, स्ट्रेस, इम्पैक्ट, ये नाउन फॉर्म में अपने बाद में प्रेपोजिशन को लेते हैं, राइट साइड में देखो। लेकिन जब ये वर्ब होते हैं तो इनके बाद में नो प्रेपोजिशन, इनके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन आप नहीं लगाते हो। जैसे डिमांड है ना, एक वर्ब भी है और नाउन भी है। अगर डिमांड वर्ब का काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर तो इसके बाद में प्रेपोजिशन मत लगाना, लेकिन जब ये नाउन बन जाए इसके बाद में फोर प्रेपोजिशन आती है। तो ये 10-12 वर्ब्स की लिस्ट है, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। इन वर्ड्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बढ़े आगे, चलो। यहाँ पे एक्सेस के बाद में बिल्कुल ठीक है टू, क्योंकि एक्सेस एक नाउन है। कह रहा ऑल्सो डेटा माइनिंग कैन प्रायोरिटाइज सर्टेन रिच डेमोग्राफीज फॉर देयर सर्विसेज एंड डायरेक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेज टू पीपल हु कैन अफोर्ड अ हाई प्रीमियम फॉर देयर सर्विसेज रादर देन टू दोज हु नीड दैम बट कैन नॉट पे एज मच। अब वही बात बोल रहा है, अमीर लोगों से इंश्योरेंस के पैसे निकलवा लेंगे, गरीबों के पास, जिनके पास पैसे नहीं है या कम पैसे, उनको इंश्योरेंस देंगे ही नहीं। कह रहा है जो डेटा माइनिंग है ना, डेटा माइनिंग का मतलब होता है डेटा की खान बनाना, डेटा को माइन करना, इकट्ठा करते जाना, है ना, उसको एनालाइज करते जाना। कह रहा है जो डेटा माइनिंग का काम है, जिसमें हज़ारों कंप्यूटर लगा करके आप डेटा को माइन करते हो, कह रहा है प्रायोरिटाइज कर सकता है, ये प्राथमिकता दे सकता है कुछ रिच टाइप के लोगों को, रिच डेमोग्राफिक्स को, जहाँ पे रिच लोग रहते हैं ऐसे एरियाज़ को, और किसके लिए? उनकी सर्विसेज के लिए, समझ गए ना। तो रिच लोगों को सर्विस मिलेगी, पुअर लोगों को नहीं मिलेगी, जैसे ही इतना डेटा इंश्योरेंस कंपनीज के पास आ गया तो। और कह रहा है यही डेटा माइनिंग जो है ये डायरेक्ट भी कर सकती है प्राइवेट और पब्लिक रिसोर्सेज को उन लोगों की तरफ, टू पीपल, जो कि अफोर्ड करते हैं हाई प्रीमियम को, जो कि दे सकते हैं बहुत सारा पैसा इन सर्विसेज के लिए, इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए, बजाय उनकी तरफ डायरेक्ट करने के वो लोग जिनको इनकी ज़रूरत है लेकिन पे नहीं कर सकते हैं उतना। तो अभी तो इंश्योरेंस मिल जाता है साल के 15,000 में 50 लाख का इंश्योरेंस, है ना, आपके और मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, अपने इससे ज़्यादा पे भी नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब डेटा माइन हो जाएगा, इनको पता लग जाएगा कि इस आदमी के पास पैसा है, इस आदमी के पास नहीं है, तो जिसके पास होगा पैसा उससे तो अच्छा प्रीमियम निकलवा के उसको पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्स दे देंगे,
इंश्योरेंस कंपनियाँ, और जिसको ज़रूरत है पर पैसा कम है उनको इंश्योरेंस देंगे ही नहीं, है ना, उनको मना ही बोल देंगे। समझ गए। डेटा माइनिंग की वर्ब है कैन प्रायोरिटाइज, और डेटा माइनिंग की दूसरी वर्ब है डायरेक्ट। समझ गए। डायरेक्ट टू है ना, किन की तरफ करना है, इन लोगों की तरफ। हु की वर्ब है कैन अफोर्ड, और यहाँ पे हु की वर्ब है नीड और कैन नॉट पे, बट लगा हुआ बीच में, हु की दो वर्ब्स आई हैं कि नीड एंड कैन नॉट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा आर्टिकल है ना। डेमोग्राफी मतलब टाइप ऑफ पीपल, किस टाइप के किस कैटेगरी के पीपल हैं, डेमोग्राफी कहलाती है। कह रहा है फॉर अ डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम टू वर्क इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द फंडामेंटल्स बी फिक्स फ्रॉम द ग्राउंड अप। कह रहा है एक ऐसे डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को काम करवाने के लिए, इकोसिस्टम मतलब पर्यावरण, कह रहा है एक ऐसे डिजिटल हेल्थ के पर्यावरण के काम करवाने के लिए, इसके सही तरीके से वर्क करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, वो ये कि जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको किया जाए फिक्स, उनको किया जाए सही, ग्राउंड अप तरीके से, नीचे से ऊपर तक। ग्राउंड अप मतलब नीचे से, बॉटम से ऊपर तक। पहले नीचे सब सेंटर बनाओ, CHC बनाओ, PHC बनाओ, फिर हॉस्पिटल बनाओ, फिर रीजनल हॉस्पिटल बनाओ, फिर एम्स बनाओ, फिर डॉक्टरों को उनमें भर्ती करो, है ना। तो नीचे से ऊपर तक चलते आओ, फंडामेंटल को सही करो, फिर ऐसी आईडी बनाओगे तो सबको फ़ायदा मिलेगा। चलिए आर्टिकल सिंपल है, लास्ट में आप देख लेना, इट की वर्ब है इज़, फंडामेंटल्स की वर्ब है बी फिक्स्ड। यहाँ पे भी आपका सब्जेंटिव मूड लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट नाम का वर्ड आ चुका है, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, इंपेरेटिव, है ना, पैरामाउंट। इन सभी वर्ड्स के बाद जब नया क्लोज आता है तो आप इसमें सब्जेंटिव मूड को लगाते हो, वर्ब की बेयर फॉर्म को यूज़ करते हो। चलिए अब मैं फटाफट अपने क्विज की तरफ बढ़ता हूँ। आज क्विज छोटा बनाया मैंने क्योंकि लेट उठा था और ऑफिस भी जाना है, तो मैंने फटाफट ये क्विज आपके लिए छोटा सा बना दिया है। लेकिन इसमें मिलेंगे 5 क्वेश्चन आपको, 5 एरर्स हैं इन 2 क्वेश्चंस के अंदर। सभी लोग को ढूंढने की कोशिश करो, है ना। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के 500 एरर्स को मैं डाल रहा हूँ, तो वहाँ से चेक कर लेना कितना आपको मार्क्स मिला, ये भी ज़रूर से बताना। राइटिंग स्किल्स के कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सअप कर देना, इस नंबर पे आपको रिप्लाईज मिल जाएंगे। और टेक्स्ट बुक का पास कल महंगा हो जाएगा, जो लोग लेना चाह रहे हैं महंगा होने से पहले इसका फ़ायदा उठाएँ। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर वीडियो को, साइनिंग आउट।